नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था गांधीयन फिलॉसफी के पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल। अब हम बात करने वाले हैं गांधीयन फिलॉसफी के आर्थिक, सामाजिक और इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल और इन्वायरमेंटल तथा इंटरनेशनल फिलॉसफी। आइए, इसमें बहुत दम नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। देखो, इकोनॉमिकल फिलॉसफी में महात्मा गांधी ने सबसे पहला दिया है सर्वोदय का सिद्धांत। ये सिद्धांत लिया कहां से गया, ये पूछा वो प्रश्न है। एक किताब है अनटू द लास्ट, एक किताब है अनटू द लास्ट, उस किताब से लिया गया है। जॉन रस्किन की किताब है और यहीं से मोदी जी ने लिया है सबका साथ सबका विकास। सर्वोदय यानी सबका उदय। अच्छा, सर्वोदय का मतलब कैसा उदय? सबका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उदय। महात्मा गांधी का जो सर्वोदय का थ्योरी है, वो सर्वोदय बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। गांधी का सर्वोदय का मतलब कैसा है? तो राजनीतिक उदय। सर्व यानी सबका और उदय, सर्वोदय यानी सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस उदय यानी सबका उदय। ऑल ग्रोथ, तो कैसा ग्रोथ? राजनीतिक उदय, सामाजिक। अच्छा, राजनीतिक उदय में क्या होगा? हर व्यक्ति को राजनीति में भागीदारी होगी। आज देखो, है या नहीं है? सबको वोट देने का मौका मिलता है ना भाई। जाति, धर्म, मजहब, अमीरी, गरीबी सुपर करके सबका वोट वैल्यू क्या है? इक्वल है। अगला स्टेप इसका क्या है कि आप सबसे पूछ करके नीतियां बनाई जाएं। फिलहाल हम आपसे पूछ के नहीं बनाते, लेकिन सबके लिए तो बनाते हैं ना। कोई व्यक्ति, कोई वर्ग कहते कि सर हमारे विकास के लिए सरकार के पास एक पॉलिसी नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सिया, सुन्नी, पठान, पसविंदा, कोई हो, क्या कोई कह सकता है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई पंथ, कि हमारे लिए सरकार के पास कोई लोक कल्याण की नीति नहीं है? सबके लिए। टाटा, बिरला, अंबानी के लिए है तो रिक्शा चालकों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है और उनके लिए भी है जो एमएनसीज में जॉब करती हैं, और उनके लिए भी जो एमएनसीज में जॉब नहीं करती, वो जो शहरों में रहती हैं और वो जो गांव में रहती है उनके लिए भी, वो जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उदय, सामाजिक उदय यानी सबका साथ सबका विकास में सब पूरा सर्व समाज एक साथ आगे बढ़े, जहां छुआछूत ना हो, जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहां पर ऊंच नीच की कोई भावना ना हो। आर्थिक उदय। अब आर्थिक उदय में हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, हर व्यक्ति के पास जीविकोपार्जन का साधन हो, पेट पालने का जुगाड़ सबके पास हो। आज देखिए, सरकार की योजनाएं क्या ऐसी हैं या नहीं? आपको मुद्रा लोन दिया जाता है, आपको स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत लोन मिल रहा है, आपको कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन मिल रहा है, कृषि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, आपको कोई नया इंडस्ट्री लगाना है उसके लिए लोन मिल रहा है। तो लोन टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को भी मिल रहा है, तो गांव के किसान को भी मिल रहा है, युवा को भी मिल रहा है, एक पशुपालक को भी मिल रहा है। बीमा की योजनाएं, क्या लगता है फसलों का बीमा होता है नहीं होता है? होता है। फसल का बीमा सरकारी कंपनियां कराती है, सरकार कराती, कराओ। 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 100, 50, 150 रुपए में फसलों का बीमा हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? आम आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। 2 रुपए पर डे पे हो रहा है। महीने के 60 रुपए पे आम आदमी का इंश्योरेंस करा रही है सरकार। तो टाटा, बिरला, अंबानी का हो रहा है और इंडस्ट्रीज का हो रहा है, तो किसान, पशुपालक का हो रहा है, और आप जैसे बेरोजगारों का भी हो रहा है। हो रहा है ना? और अब क्या आएगा? नैतिक उदय। सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करे, राज्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जिसमें जनता का नैतिक उदय हो पाए। क्या राज्य करप्शन को बढ़ावा देता है? अब एक चर्चा चल रही थी कि थोड़ा बहुत करप्शन विकास के लिए आवश्यक है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो गलत है वो गलत है और उसे किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
वो भले शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को बूम देता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इकोनॉमी को हैरेस करेगा, इकोनॉमी को खराब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कहा ना कि थोड़ा करप्शन, ये थोड़े करप्शन का नतीजा है कि हमारे बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर के लोग लापता हो गए, चंपत हो गए, जाके विदेशों में बढ़िया ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये करप्शन का ही देन है कि आपने बिना ठोस गारंटी के क्या दिया, लोन दिया, और दूसरा आपने देश से जाने भी दिया। अब बुला लो, अब बताओ थ्योरी सही है या गलत है। इस तरह की थ्योरियां हमेशा क्या होंगी, गलत होंगी। आप करप्शन को बढ़ावा देंगे तो धीरे धीरे आज भ्रष्टाचार देश में शिष्टाचार बन गया है, हमारे रगों तक पहुंच चुका है भ्रष्टाचार। बिना रिश्वत दिए काम नहीं। तो ये शिष्टाचार जो है ये गलत है, और इसकी वजह से कई बार लोगों की जान तक गई है नहीं गई। आपने अक्सर अखबारों पढ़ा होगा, 50 रुपए के चक्कर में जान चली गई, रिश्वत नहीं मिला, इलाज नहीं हुआ, लिखी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, डिले हुआ। तो किसी भी सूरत हाल में अनैतिक चीजें क्या है, गलत थी, गलत है और गलत रहेंगी। एक है थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप, ये आप सुन लीजिए। महात्मा गांधी का आर्थिक सिद्धांत, महात्मा गांधी ने कहा कि आप अपनी संपत्तियों के खुद को मालिक न समझे, क्या समझे, ट्रस्टी, नॉट ओनर। यू आर नॉट द ओनर। और यहीं से आया है सीएसआर। आज जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत आया है, ये यही न्यायिकता के सिद्धांत का सबसिक्वेंस है, इसका परिणाम है। कहा जितने भी लोग के पास संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का उपभोग कीजिए, दोनों हाथों से खर्चा करो, खुल के खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं। कहा क्या करो, कहा खुल के खर्चा करो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट परेशानी नहीं है, खुल के खर्चा कीजिए। आप अपनी अपनी संपत्तियों का क्या है, न्यासी है। जो बच जाए उस पर सांप की तरह कुंडली मार के मत बैठो, क्या करो, उसे समाज के लिए खुला छोड़ दो। गांधी ये कभी नहीं कहते कि दान करो, कहना दान क्यों करोगे यार, का दान और मत करो। का पैसा बच गया, कहा उसे इन्वेस्ट करो। कहा कहां इन्वेस्ट करोगे, कहा उस पैसे का स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, इंडस्ट्री लगाओ। आप स्कूल खोलिएगा, जैसे आज एक कॉलेज है, तो यहां रोजगार है नहीं है। अस्पताल खोलिएगा, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दो फायदा होगा, एक तो शिक्षा मिलेगी, ऊपर से रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री खोलोगे तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, आपूर्ति होगा और रोजगार मिलेगा। तो जब रोजगार मिलेगा तो लाइफ स्टैंडर्ड कैसा होगा, अच्छा होगा। आज आप सबके घर में एक छोटा फ्रिज होगा, सिंगल डोर, एक आपके घर में डबल डोर। आप जब कमाओगे तो एक एक घर में 4-4 फ्रिज होगा। हाँ। और जितने घर होंगे उन सारे घरों में एक फ्रिज होगा, भरे घर में ताला बंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, टेलीविजन होगा, सारी सुविधाएं होंगी। आज मैक्सिमम के घरों में एसी नहीं होगा, और जब आप कमाने लगेंगे तब क्या होगा, हर कमरे में एसी होगा। मैं भी जब पढ़ता था ना, तो हमारे यहां कुछ नहीं था ना, मैं दिल्ली में रह रहा था पढ़ाई के दौरान, तो कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे, बर्तन भी खुद धोने पड़ते थे, और सारा काम खुद करना पड़ता था। एक कूलर था, कूलर के अलावा और कुछ नहीं, कूलर और पंखा, ना टीवी, ना बीवी, ना वॉशिंग मशीन, ना फ्रिज, कुछ नहीं। आज सब है और दो है, बीवी छोड़ के। हाँ, आज हर कमरे में एसी है, हर कमरे में एसी है। आज मेरे लिए मेरा टेलीविजन अलग है, मेरा लैपटॉप अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, डेस्कटॉप अलग है, और बच्चों के लिए उनका एक टीवी अलग है, वो कार्टून देखते हैं उससे। आई बात समझ में? कैसे? रोजगार तो सबसे जरूरी क्या है, कहा उस पैसे पर कुंडली मार के मत बैठो, उसे समाज में आने दो, उसे इन्वेस्ट करो, उससे रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो लाइफ स्टाइल क्या होगा, तो उससे व्यक्ति का क्या होगा, विकास होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ठीक,
दूसरा कहा कि अपने बच्चों को सिखाइए श्रम की रोटी का सिद्धांत। कहा श्रम का मूल्य सिखाइए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन बिना काम के नहीं खाएंगे, यानी भीख मांग के नहीं खाएंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। श्रम का मूल्य पहचानिए। कहा श्रम का मूल्य पहचानना कंपलसरी है। बिना श्रम के जब तक आपको कीमत का एहसास नहीं होता, तब उसकी वैल्यू नहीं होगी। आज आपके घर में खाना आता होगा, आप लोग का बहुत नाटक, मेरे भी 2 बेटे बहुत नाटक करते हैं खाना खाने, बहुत ड्रामा। मैं कमाता हूं, मुझे पता है कि हाँ भाई मैं बिल पे करता हूं खाने का, चाहे बाहर लेकर उन्हें खाना खिलाने ले जाओ, उनका पूरा प्लेट वैसे पड़ा रहेगा। मैं बिल पे करता हूं, मुझे पता है कि हाँ उसका कॉस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। मैं कमाता हूं, मुझे उसका वैल्यू पता है। आप जब कमाएंगे तो आपको उसका वैल्यू पता होगा कि श्रम की रोटी का वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। और श्रम की रोटी क्या है? सुखदायी है। श्रम की रोटी क्या है? सुखदायी है। तो कहा कि श्रम का वैल्यू पहचानिए। दूसरा क्या है? कोई भी व्यक्ति हो, कोई कैसा भी काम करता हो, लेबर ही क्यों ना हो, उसका भी श्रम का मूल्य है नहीं है? अरे बोलो भाई, तो उसे सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो जब आप श्रम को सम्मान देंगे तो आप श्रमिक को सम्मान देंगे, और तभी आप श्रम के प्रति क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। श्रम करने के लिए तभी आप उत्सुक होंगे, वरना उत्सुक, अरे बोलो यार, ठीक है। अगला गांधी कहते हैं कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो। क्या हर आदमी एक बड़ा इंडस्ट्री लगा सकता है? अरे बोलो, क्या इतनी पूंजी है? लेकिन अचार उद्योग, पापड़ उद्योग, दिया सलाई, मोमबत्ती उद्योग तो हर कोई कर सकता है। हाँ, आपको पता है आज बहुत सारे तमाम लिज्जत पापड़ सुना ना सबने? हाँ, केस स्टडी है लिज्जत पापड़। एसएचजी का तरीका वो है, एग्जाम्पल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक न ऐसे तमाम है जो आज मिसाल हैं, कुटीर उद्योग से शुरू हुए थे और आज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। लिज्जत पापड़ कश्मीर से कन्याकुमारी और अमृतसर से लेकर के गुजरात और उधर अरुणाचल तक मिलता है। कितना बड़ा ब्रांड है। कैसे शुरू हुआ था? कुछ महिलाओं ने पापड़ बनाना शुरू किया। आपके घरों में पापड़ बनता है ना? तो घरों में बना के खा के खाली, उससे उद्योग का रूप क्यों नहीं दिया गया? आपके घरों में अचार बनता होगा बहुत टेस्टी, उस अचार को उद्योग का शकल क्यों नहीं दिया गया? तो कहा कि प्रोत्साहित कीजिए कुटीर उद्योगों का, उससे क्या फायदा होगा? देखो, अब तक आपके यहां पापा कमा रहे हैं मैक्सिमम। अगर कोई कुटीर उद्योग होगा तो उसमें मम्मी का भी योगदान होगा नहीं होगा? घर के जो और बाकी में उनका योगदान होगा। तो जब हर व्यक्ति उसमें कुछ काम करेगा तो उससे इनकम जनरेट होगी ना। तो एक तो हर व्यक्ति को अपने श्रम का मूल्य मिलेगा और श्रम करने का एहसास होगा कि मैं खाली बेरोजगार नहीं, मैं बेरोजगार, मैं भी कार्य करता हूं। आइए, सोशल में कहता है समानता। महात्मा गांधी समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। क्या सबकी समानता होनी चाहिए और सब में क्या हो? प्रतिष्ठा सबको मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति क्या है? इक्वल है। हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए। दूसरा क्या है? गांधी ने कहा कि या तो अपने बीच से छुआछूत को मिटा दो या तो मुझे मिटा दो। गांधी अस्पृश्यता के विरोधी थे। गांधी छुआछूत के घोर विरोधी हैं। गांधी जातिवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। क्या वर्ण व्यवस्था में छुआछूत था? महात्मा गांधी ने कहा कि समाज को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और उचित है। हाँ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या वर्ण व्यवस्था में कहीं छुआछूत था? छुआछूत कब आया? जब वर्ण जाति में कन्वर्ट हो गया। क्या वर्ण व्यवस्था पैतृक थी? वर्ण व्यवस्था कैसी है? योग्यता पर आधारित, कर्म पर आधारित। किस पर आधारित है? जल्दी बोलो भाई। योग्यता और कर्म पर आधारित व्यवस्था है। व्यवस्था कैसी है? तो योग्यता और कर्म पर आधारित व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कोई भी दिक्कत, समस्या, कष्ट, परेशानी है नहीं। इज दैट क्लियर? व्यवस्था कैसी है? योग्यता पर आधारित व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण आप लोग इसमें लिख ही लेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होगा। कहा अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार और पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। अगला है
एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षणिक विचार। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा कैसी दी जाए, कहा देसी भाषा में, कहा मातृभाषा में शिक्षा, वर्नाक्युलर एजुकेशन। कहा गांधी ने कि शिक्षा कैसी होगी, तो शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। कहा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कहा नैतिक और प्रोफेशनल। कहा शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा इंसान पैदा करना है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा। और कहा नारी शिक्षा जरूरी है। और फिर गांधी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, रोजगार। तो रोजगार कैसे आएगा, क्या केवल साहित्य पढ़ के रोजगार आ जाएगा? अरे बोलो यार, तुम साहित्य पढ़ के बड़े अच्छे कवि बन गए, पेट भर जाएगा उससे? हालांकि भर रहा है, कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास बड़े अच्छे कवि हैं, लेकिन आज प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है। आज आवश्यकता किसकी है, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है। बोलो है या नहीं? इससे क्या आएगा, रोजगार आएगा। तो गांधी चार बातें कहते हैं कि शिक्षा देसी भाषा में हो, मातृभाषा में हो, शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा इंसान पैदा करना हो, एक नैतिक इंसान का निर्माण हो, महिलाओं को शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, क्योंकि अगर हम एक स्त्री को पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा अगर हम एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। इसलिए महिला का शिक्षा अनिवार्य है। और कहा शिक्षा कैसी हो, तो कहा कि टेक्निकल और प्रोफेशनल व्यवसायिक शिक्षा, जिससे रोजगार का निर्माण किया जा सके। पर्यावरण के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं वन्य जीवों और वनों का संरक्षण किया जाए। भाई बिना जंगल और बिना वन्य जीव के हमारा जीवन है, हमारा से तो बचेगा। और दूसरा क्या कहते हैं, तो गांधी ने यहां एक स्टेटमेंट दिया है, नेचर कैन फुलफिल योर नीड बट नॉट ग्रीड। कहा प्रकृति तुम्हारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, तुम्हारे लालच की नहीं। तो मनुष्य को नसीहत दी कि अनुकूलतम दोहन कीजिए। अनुकूलतम, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसका उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितनी न्यूनतम मात्रा से आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। कहा कि संसाधनों का उस न्यूनतम मात्रा में उपयोग कीजिए जिससे आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, अधिकतम नहीं। हम आज क्या करते हैं, अधिकतम उपयोग करते हैं। अभी मैं जिस रिजॉर्ट में रुका हुआ था वहां एक बड़ा स्विमिंग पूल था, गर्मी भी पड़ रही थी, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि यार उसको बोलें कि पानी भरो, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। हाँ, फिर मेरे मन में ऐसे ही आया कि यार ये पुल, पर इस पुल का ये क्या है, इसमें कितना पानी आएगा? उसने कहा सर 6000 लीटर। 6000 लीटर। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा छोड़ दो। अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा है तो उन लोग की जिद थी, हमने कहा चलो छोटे वाला पुल भर दो, इस पुल में ये दोनों खेल वेल लेंगे तो मगन रहेंगे। मैंने डाला भी था स्टेटस, आप लोगों ने अगर देखा हो तो बड़ा वाला पुल मैंने नहीं फिल कराया। क्यों? एक अकेले आदमी के लिए, उस अकेले आदमी की मस्ती के लिए, उसके अपने सुख के लिए 6000 लीटर पानी की बर्बादी, ये कहां तक तर्क संगत है? नहीं भरवाया, मना कर दिया। तो उसने पूछा कि सर भरना है पुल के? नहीं भरना है। हाँ, एक अकेला आदमी की उस रिजॉर्ट में उस समय, अब मैं ही था, मेरा ही परिवार था, और भाई पानी तो खराब हो जाएगा, फिर पानी बर्बाद, पानी वेस्ट। राजस्थान में एक अकेले व्यक्ति के लिए 6000 लीटर पानी को बर्बाद करना, क्या ये मानवोचित है, न्यायोचित, तर्कसंगत? जिस मिनिमम आवश्यकता से आपका उद्देश्य पूरा हो जाए उसे क्या कीजिए। हमने कहा छोटा वाला पुल भर दो और उसमें हम तीनों बाप बेटे जो है छपाक छपाक करके खेल लेंगे, हो गया, मिल गया सुख। उसके लिए 6000 लीटर। तो गांधी क्या कहते हैं, द नेचर कैन फुलफिल योर नीड बट नॉट ग्रीड। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकता न्यूनतम किस मात्रा से पूरी हो जाएगी, उससे ज्यादा मात्रा का उपयोग क्या है, पाप है, अन्याय है, और वो आने वाले समाज को क्या करेगा, पानी के लिए तरसा देगा। आप देख लीजिए,
बीकानेर, पूरा जो मारवाड़ रीजन है, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, राजस्थान का। और राजस्थान ही क्यों, दिल्ली, क्या हाल है दिल्ली का, पानी नहीं मिल रहा है। और दिल्ली ही नहीं, दुनिया के तमाम देश जहां जल स्तर शून्य, एक शहर है, अभी शायद न्यूज में आया था, उसे वाटर विहीन शहर घोषित किया गया, पूरे शहर में पानी नहीं है। दुनिया का पहला शहर जिसमें पूरे शहर में पानी नहीं है। जरा सोचो कि पानी के बिना क्या हालत होती होगी। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कौन का क्या है, नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं, विदेश का था, भारत का नहीं था। क्यों? आज हमने क्या क्या ढूंढा है, वाटर पार्क, वाह जबरदस्त ना, वाटर पार्क, कितना पानी बर्बाद होता है। और क्यों बर्बाद होता है, रेन डांस, रेन डांस के लिए आपको आर्टिफिशियल पानी क्यों चाहिए, जब बारिश हो जाकर नाच लो। हाँ, अगर रेन डांस इतना पसंद है तो जब भी बारिश हो जाए उसमें डांस कर लो। आपको रेन डांस करना कैसे, ऊपर से फवारा चला के, आर्टिफिशियल। अरे कब तक बनाव दीजिएगा भाई, कभी तो नेचर के साथ जियो। गांव देखा है कभी, गांव में ना जब बारिश होती है, तो लोग तो गांव में रह ही रहे हो, हाँ ठीक, मैं भूल गया था। जब बारिश होती है तो बच्चे, और हमारे यहाँ ना मतलब एक कहावत है कि पहली बारिश के बाद, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, वो थोड़ा एसिडिक होता है। तो पहली बारिश में छोटे बच्चों को नहीं नहाना चाहिए, दूसरे बारिश में छोटे बच्चों को जरूर नहवाना चाहिए। क्यों? शरीर में जितना भी फुंसियां, फोड़े, जितना भी डस्ट होगा ना बॉडी का, वो खत्म हो जाए। क्योंकि हल्का सा वो एसिडिक, पहला बारिश ज्यादा एसिडिक होता है, दूसरा बारिश तो हल्का एसिडिक होता है, जिससे आपके बॉडी में जितने भी रैशेज होंगे, ईचिंग्स होगा, इस तरह के जो भी बैक्टीरियाज पनप रहे होंगे वो मर जाएंगे। इसलिए बारिश में नहाना चाहिए। आज हम कहां नहा रहे हैं, वाटर पार्क। एक सच्चाई और सुन लीजिए वाटर पार्क की। वाटर पार्क में ना सुन लीजिए, आज मैं सुनाऊंगा। वाटर पार्क में सुबह जितना पानी भरा जाता है, शाम को वो पानी घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए भाई, कायदे से तो घटना चाहिए। शाम को लगभग प्रतिदिन 18 से 20 लीटर पानी बढ़ जाता है। अब वो पानी कहां से आया, ये चिंता का विषय है, ठीक है। हाँ, और जाके नहा लो वाटर पार्क में। कभी नहीं, आज तक नहीं नहाया वाटर पार्क में, कभी नहीं, कभी नहीं नहाया, नहीं पसंद है मुझे नहीं पसंद है भाई, सच में नहीं पसंद है। ठीक है, बच्चों की कई बार जिद होती, मैं समझाता हूं कि बेटा देखो ऐसा है, वाटर पार्क अपना नहीं है, वो पब्लिकली है और वो हेल्थ के लिए हाइजेनिक नहीं है। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, बस इतने से समझ आइए कि उस वाटर पार्क का पानी बढ़ता कैसे है। और अभी तो तमाम चीजें हैं, उस पानी में जो लोग नहा रहे हैं उन्हें कौन सी बीमारी आपको पता भी है, वो किस अवस्था में जा रहे हैं। मालूम चला इसके ऐसा आदमी गया तो 10 दिन से नहाया नहीं था, घूसे से घुस गया वाटर पार्क में, जाओ नहा लो। आपको क्या लगता है वो पानी ड्रेन थोड़ी हो रहा है, वो एक बार भर दिया तो भाई कितना कोई पानी चलाएगा यार, और कहां से आएगा इतना पानी। और अपनी मस्ती के लिए जिस तरह से संसाधनों का दोहन कर रहे हो, पीने के लिए तरस जाओगे। कभी सोचा है क्या जब वाटर पार्क नहीं था तो लोग जी नहीं रहे थे? आज जब पानी की इतनी स्कार्सिटी है तो ना स्नान करने के लिए क्या बना है, नदियां। क्यों नदी में स्नान करना क्यों अच्छा है, वाटर पार्क में क्यों नहीं अच्छा है? नदी का पानी क्या है, चलायमान है, बहता रहता है, वहां गंदगियां एक जगह ठहरती, वो विशाल क्षेत्र। यार तुम गंगा की तुलना वाटर पार्क से करोगे? हाँ, गंगा का क्षेत्रफल पता है? आप एक ही माना, ठीक है, आज वाटर पार्क
जाओ देखो, जाके देखो कि नहा किससे रहे हो, पानी है या कुछ और है। हाँ। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे आपकी मर्जी है। अगली बार जब भी वाटर पार्क जाने का मन करे, एक बार सोच जरूर लेना कि वाटर पार्क में जिससे आप नहा रहे हैं वो है क्या। ठीक है। हाँ। तो प्रकृति के साथ उतना ही छेड़छाड़ कीजिए जिसके बदले प्रकृति आपको जोर का रैप्टा ना मार दे। एक बार मारा था कोविड, याद है। हाँ। सारे लोग शहर से गांव भाग के आए क्योंकि जीवन कहां था, गांव में। हाँ। दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में, नागपुर में, पुणे में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, और गांव में कोविड की 2 लहरों के बावजूद हमारे गांव में एक व्यक्ति ने जो कोविड से मरा हो, तुम्हारे गांव में व्यक्ति कोविड से मरने वाला नहीं होगा। काहे? अच्छा ये बताओ कि गांव में जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, जब लोग घरों में लॉक थे, क्या गांव में था सोशल डिस्टेंसिंग? क्या गांव में लॉकडाउन था? अरे लोग खेतों में काम कर रहे थे यार, और खेतों में 2-2 गज की दूरी पे काम नहीं होता है। हाँ, खेती हुई थी ना, ये वही काम ही बचा था। तो खेतों में काम भी हुआ और साथ में बैठ के भोजन भी हुआ था, नहीं हुआ था? उसके बाद भी कोई मरा? आप ऑक्सीजन सिलेंडर में ढूंढ रहे थे पेड़ काटने के बाद, और वहां वो बगीचे में उनको ऑक्सीजन मिल रहा था ना। ऐसे भी खबरें आई, एक बूढ़ा व्यक्ति बेचारा जाके पेड़ पे कुर्सी बांध के बैठा। हाँ, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन था, सिलेंडर नहीं मिला, क्या किया उसके बेटों ने? पेड़ पे कुर्सी बांध दी और पेड़ पे बैठा रहा। हाँ? मिल गया ऑक्सीजन, जिंदा हो गया, बच गया, मतलब जिंदा हो, बच गया, जान बच गई। मतलब समझ में आ रहा है? कहां मिलेगा? तो प्रकृति का दोहन कीजिएगा तो मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए गांधी ने कहा, नेचर कैन फुलफिल योर नीड बट नॉट ग्रीड। प्रकृति तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लालच की। दूसरा, यहां महात्मा गांधी वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, महात्मा गांधी बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, यूनिवर्सल हार्मनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं गांधी? यूनिवर्सल हार्मनी। और क्या कहते हैं? और कहते हैं रिस्पेक्ट टू योर बाउंड्रीज। कहा हमें दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना होगा। क्या करना होगा? रिस्पेक्ट अदर्स बाउंड्रीज। क्या करना होगा? हमें दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना होगा। जब भी एक देश म्यूचुअली, आगे म्यूचुअली लिख लो, जब भी एक देश म्यूचुअली दूसरे देश की सीमा का सम्मान करेगा तो देशों में विवाद, आज विवाद किस बात का है? सीमा विवाद सबसे बड़ा विवाद है। क्यों? हर देश को दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करना है। गांधी ने कहा नो इनक्रोचमेंट ऑफ अदर्स टेरिटरी। आप दूसरे देश की सीमा में इनक्रोचमेंट क्या कीजिए? अपनी सीमा में रहिए, दूसरे की सीमा का सम्मान कीजिए। अगर सिर्फ ये फॉलो कर लिया जाए तो क्या इससे वर्ल्ड पीस आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। आज रसिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? आज भारत पाकिस्तान, भारत चीन विवाद का वजह क्या है? दुनिया के तमाम देशों में एक विवाद है, सीमा विवाद। अब आपको बताना है कि कैसे गांधी के दिए गए सिद्धांत रिलेवेंट है। तो यहां पे 2 भागों में गांधीयन फिलॉसफी को पूरा कराया गया। 3-4 प्रश्न जो आपको शुरुआत में दिए गए थे, उन प्रश्नों को लिख करके टेलीग्राम पर सबमिट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।